इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के सारे PYQ ख़त्म कर लेंगे। थोड़े से ही हैं बट बहुत ही इजी क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले मैं तो बोलूँगा कि आप खुद से क्वेश्चन अटैम्प्ट करना मेरे करने से पहले, और जो आंसर की दिया हुआ है यहाँ पर उस पर विश्वास मत करना, वो गलत भी हो सकता है। ठीक है, तो जो मैं बताऊँगा वही फाइनल आंसर होगा। तो पहले खुद से अटैम्प्ट करना, तब मेरा देखना। ठीक है, एंड सबसे ज़रूरी बात, जो भी क्वेश्चन इसमें हैं वो सारे, उसमें जो भी ऑप्शन होते हैं फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, जो भी क्वेश्चन पूछा गया, जो भी ऑप्शन है खुद से सर्च करो, उसके बारे में सर्च करो। जितना इन्फॉर्मेशन आए एक अलग से कॉपी बनाओ PYQ की, और जितना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिल रहा है उस कॉपी में अलग से रखो, तो आपका रैंक बूस्ट हो जाएगा। क्वालिफाई तो अलग चीज़ होती है, सिलेक्शन तो अलग है, आपका रैंक बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन फर्स्ट है जो कि बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से, मेन रोल ऑफ कार्बोहाइड्रेट में, सेल मेम्ब्रेन में कार्बोहाइड्रेट का क्या रोल होता है। तो हम जानते हैं किसी भी सेल के ऊपर सरफेस पर, ठीक है, ऐसे कार्बोहाइड्रेट लगे होते हैं ताकि सेल टू सेल रिकॉग्निशन हो सके, कोई मॉलिक्यूल आ रहा है उसको रिकॉग्निशन करे। ब्लड ग्रुप जब हम देखते हैं तो एंटीजन बी, एंटीजन AB, O, ये सब बोलते हैं, ये भी क्या कार्बोहाइड्रेट के ही बने होते हैं। तो आंसर हो जाएगा मॉलिक्यूलर रिकॉग्निशन। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन ऐसा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ कंपोनेंट ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या कंपोनेंट नहीं है। तो सिंपल सा आपको हिस्टोन दिख गया, हिस्टोन DNA में होता है, तो ऑब्वियसली इतने सिंपल क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो गेट भी ज़रूर दें, आराम से आपका सिलेक्शन होगा। फिर आप देखते हैं प्रोटीन ट्रांसपोर्ट इनटू द ER इन द मैमेलियन सेल। तो हम जानते हैं प्रोटीन, पहली बात तो ER में क्यों जाता है, फोल्डिंग के लिए। कोई भी प्रोटीन जब नया नया बनता है, कोई भी प्रोटीन हो, जब राइबोसोम से बनता है तो उसको फोल्डिंग तो करनी पड़ेगी, कि स्ट्रक्चर तो लेना पड़ेगा, लीनियर तो वो नहीं रह सकता। तो उसके लिए डाइसल्फाइड बॉन्ड वगैरह बनने हैं, फोल्डिंग होनी है, उसकी 3D स्ट्रक्चर लेना है, क्वाड्रेनरी स्ट्रक्चर, तो ER में जाना ही पड़ेगा। तो ER में पूछ रहा है जाने के लिए। अब देखो ER में अब जाना है, फोल्डिंग इतना महत्वपूर्ण, इतना इंपॉर्टेंट काम होना है, तो ATP या एनर्जी तो खर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, तब ऐसा नहीं है कि एनर्जी सिर्फ ATP के फॉर्म में होती है, GTP के फॉर्म में भी हाइड्रोलिसिस में हो सकती है ना। तो अब ऑप्शन फर्स्ट या सेकंड में से हमें डाउट है। तो इसमें क्या है, दोनों होती हैं। तो GTP जो हाइड्रोलिसिस है ना, वो कब होती है, जब प्रोटीन को ER की मेम्ब्रेन तक पहुंचाना हो। SRP सिग्नल रिकॉग्निशन प्रोटीन होता है, जो डिटेल में आप पढ़ लेना। तो जब प्रोटीन को मेम्ब्रेन तक पहुंचाने के लिए, तब GTP हाइड्रोलिसिस होती है। लेकिन उसको ER के अंदर, इनटू द ER लिखा है ना, इनटू द ER, उसको खींचने के लिए, क्योंकि ER के अंदर कुछ BIP प्रोटीन होते हैं जो उसको खींचते हैं, उसको प्रोटीन को खींचते हैं अंदर, अंदर खींचने के लिए ATP हाइड्रोलिसिस लगता है। तो उसका आंसर फर्स्ट होगा। ठीक है, अब देखेंगे हम ये जो है, अब कुछ सेल ऑर्गेनेल हम देख लेंगे। तो सिंपल से क्वेश्चन हुआ है, कौन सा सेल ऑर्गेनेल लीवर में अबेंडेंट होता है, जो कि ड्रग्स का डिटॉक्सिफिकेशन करता है। कई लोग शराब पीते हैं, आप शराब पियोगे तो बोलते हैं लीवर ख़राब होगा, क्योंकि लीवर का ही काम है डिटॉक्सिफाई करने का। ठीक है, ज़्यादा शराब पियेंगे वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाएगा और आपको बीमारी होगी, तो इसलिए लीवर अफेक्ट होता है। तो लीवर में भी, अब लीवर के अंदर कौन काम कर रहा है, तो वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम काम कर रहा होता है। फर्स्ट इसका आंसर हो जाएगा। फिर आता है इलायोप्लास्ट क्या है, ये बचपन से पढ़ते आए होगे आप, NCERT में भी मिल ही जाएगा, स्टोरेज ऑफ फैट, इलायोप्लास्ट। ठीक है, पिछले तो फॉलोइंग इज अ मेम्ब्रेन लेस स्ट्रक्चर, ये भी NCERT में मिल जाएगा। सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम जो है ऐसा बना होता है दो सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल का, इसके ऊपर कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, बस यहाँ पर मैट्रिक्स होता है, पेरीसेंट्रियल मैट्रिक्स, मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, फिर एन ऑर्गेनेल फाउंड इन द यूकैरियोटिक सेल कंटेनिंग ऑक्सीडेटिव एंजाइम कैपेबल ऑफ एनर्जी जनरेशन। अब इसमें से बोला है कि किसमें ऑक्सीडेटिव एंजाइम्स वगैरह होते हैं जो एनर्जी जनरेशन का कैपेबल हो। तो आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, फोल्डिंग में काम आता है, गोल्जी बॉडी पैकेजिंग कर रहा है, लाइसोसोम तुम्हारा डाइजेशन वगैरह कर रहा है, तो बचा हुआ आपका 4 पेरोक्सीसोम। ठीक है, पेरोक्सीसोम को अच्छे से डिटेल में पढ़ लेना, चाहे आप इसको सर्च करके पढ़ लें या फिर पाथफाइंडर से तो पढ़ना ही पढ़ना है, एटलीस्ट सर्च करके तो पढ़ ही लो। आजकल तो ChatGPT भी आ गया है, गूगल, तो इतना भी कर लोगे तो आपको क्वेश्चन बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है। फिर क्वेश्चन आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सबसेलुलर स्ट्रक्चर आर नॉट प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस। कितना सिंपल है, कह रहा है कि इसमें से न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता, बच्चा भी जानता होगा। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियस तो होता है, ठीक है, पैरास्पेकल्स भी होता है, ठीक है,
तो क्या नहीं होता, गोल्जी बॉडी नहीं होता, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होता, तो बी डी 4 आंसर। अरे सबको पता है भाई न्यूक्लियस के अंदर क्या नहीं होता, गोल्जी बॉडी न्यूक्लियस के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ से होगा ये सब, इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दे रहे हो। खैर फिर पूछा है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट के बारे में, जो भी आप आई थिंक एनसीईआरटी में कितने बार पढ़ा होता है, ये सारा कुछ काफ़ी सिंपल है सेल बायो में। खैर तो पहला स्टेटमेंट है माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट में डीएनए होता है, बिल्कुल होता है डीएनए, एंड एसोसिएटेड विद राइबोसोम, बिल्कुल राइबोसोम उसमें होता है, अलोंग विद द एंजाइमेटिक मशीनरी फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस। यस, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट प्रोटीन बनाते हैं अपने खुद के लिए, क्योंकि उनके अंदर भी तो प्रोटीन है भाई, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में प्रोटीन है, स्ट्रोमा में प्रोटीन है, तो वो प्रोटीन कहाँ से आएगा। तो ऐसा होता है कि जो माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट होता है उसके अंदर से 1% जो प्रोटीन होता है वो खुद से बनाते हैं, 99% सेल का न्यूक्लियस बना रहा होता है, लेकिन 1% तो बनता है, तो ये सही हो जाएगा, एटलीस्ट कुछ तो बनता है। फिर सेकंड स्टेटमेंट है कि माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट कंटेंट डीएनए बट डू नॉट मेक प्रोटीन, ये तो गलत हो गया भाई, प्रोटीन तो बनाते ही हैं वो। फिर ऑप्शन जो है ना, ऑप्शन सी पढ़ते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट डीएनए सीक्वेंस और राइबोसोम प्रेजेंट आर मोर रिलेटेड टू बैक्टीरिया, ऑब्वियसली एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी हमने पढ़ी है, माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट कहाँ से आए हैं, बैक्टीरिया से आए हैं, ठीक है, तो ये भी सही है, तो ए सही है, सी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट आर डिस्टिंक्ट एंटिटीज एंड कैन सर्वाइव आउटसाइड द होस्ट सेल, नहीं, होस्ट सेल के आउटसाइड तो ये सर्वाइव नहीं कर सकते, ठीक है, अगर सेल से बाहर निकाल देंगे तो थोड़ी सर्वाइव करेंगे, तो ये तो नहीं होगा। नीदर माइटोकॉन्ड्रिया नोर क्लोरोप्लास्ट कंटेन ऑल द जीन्स नेसेसरी टू स्पेसिफाई ऑल द प्रोटीन्स प्रेजेंट इन, कह रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में सारे जीन नहीं होते प्रोटीन बनाने के लिए, तो नहीं होते, मैंने कहा जैसे 99% तो न्यूक्लियस बना रहा है, तो ये भी सही है, तो आंसर हो जाएगा ए सी ई, थर्ड वाला, ठीक है। नाउ अब क्वेश्चन जो पूछा है वो है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में होता है, अब इतना सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम किस में होता है, आउटर मेम्ब्रेन में कभी नहीं होता, वो इनर मेम्ब्रेन में होता है, तो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन फर्स्ट आंसर। कुछ अच्छे ही पूछ लो क्वेश्चन यार। द टर्म यूज टू डिस्क्राइब जीन्स अरेंज्ड इन अ सेम ऑर्डर ऑन द क्रोमोसोम ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, इससे क्या होता है, ये शायद कुछ लोग नहीं कर पाए, वैसे सिंपल है बट कुछ लोग ये टर्म्स नहीं सुना होता। तो एक्चुअली में क्या होता है कि सपोज़ मैं एक क्रोमोसोम नंबर, चैप्टर 5 है तो क्रोमोसोम नंबर 5 ही ले लेता हूँ, ठीक है, तो क्रोमोसोम नंबर मान लो ये 5 है इंसान का, ह्यूमन का, और ये वाला ले लेते हैं, ये है माउस का, तो सपोज़ अब इसके ये वाला ले लेते हैं माउस का, और सपोज़ इसके ऊपर 1 2 3 जीन है ए बी सी, अब वो उसी जगह पर माउस में भी होगा ए बी एंड सी, इसको कहते हैं सिंटेनी, यानी जो ऑर्डर ऑफ जीन है अलग अलग स्पीसीज़ में वो सेम जगह पर है, तो ये क्या बता रहा है, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बता रहा है, ठीक है, तो इसे सिंटेनी बोलते हैं, तो ऑप्शन बी। और ये मोस्टली बायो इन्फॉर्मेटिक्स नहीं जेनोमिक्स का क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ प्रोग्रेसिवली हायर लेवल ऑफ क्रोमेटिन ऑर्गेनाइजेशन, जब हम क्रोमेटिन क्रोमोसोम में ऑर्गेनाइज होता है तो कैसे होता है, उसके लिए पहले 11 नैनोमीटर के न्यूक्लियोसोम, फिर 30 नैनोमीटर क्रोमेटिन फाइबर, देन लूप डोमेन, देन ए बी सी होगा इसका, फिर उसके बाद यहाँ देखेंगे तो लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स। अब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट्स ही क्या होते हैं, ट्रांसपोजन्स मतलब कि जंपिंग जीन्स, जो कि सपोज ये डीएनए है तो डीएनए में इस जगह से यहाँ कूद जाएंगे, यहाँ से यहाँ कूद जाएंगे, तो जंप करते रहते हैं और इसे ट्रांसपोजन्स कहते हैं। उसका ही एग्जाम्पल पूछा है, तो ये एग्जाम्पल आपको याद होना चाहिए, पाथफाइंडर में देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। तो मेरे को एक याद था जो है नॉन LTR नॉन ऑटोनोमस मतलब कि जो खुद से ही कूद सकते हैं, और नॉन ऑटोनोमस मतलब जो जिन्हें कूदाने के लिए जंप कराने के लिए कोई और चाहिए। तो नॉन LTR मतलब कि सपोज ये ट्रांसपोजन है बट इसके लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, LTR का मतलब लॉन्ग टर्मिनल रिपीट, तो यहाँ पर लॉन्ग टर्मिनल रिपीट होंगे दोनों साइड तो उसे बोलते हैं LTR, और अगर रिपीट नहीं होंगे तो इसे बोलते हैं नॉन LTR, ठीक है। तो ये तो याद होना चाहिए। तो मेरे को एक याद था कि नॉन LTR नॉन ऑटोनोमस, ना तो उसमें LTR है ना ही वो खुद से जंप कर सकता है, तो ऐसा इंसान क्या होता है, आलू तो ALU, तो डी का सेकंड, तो ये सेकंड इसका आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें डी का सेकंड है, ठीक है। तो ये याद होना चाहिए था, पाथफाइंडर में देखना मिल जाएगा। अब ज़रूरी नहीं है सारे क्वेश्चन आपको आए, बिकॉज क्योंकि ऑप्शन कुछ क्वेश्चन छोड़ने भी होते हैं, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज,
CDK, आप सेल साइकिल पढ़ते हैं तो ऑब्वियसली ये सब कुछ मिलेगा। तो इसमें सिंपल ही क्वेश्चन पूछा है, बोला है कि CDK इज इनएक्टिव और टर्न्ड ऑफ इन द प्रेजेंस ऑफ साइक्लिन। कह रहा है साइक्लिन के आने पर क्या CDK इनएक्टिव हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा? बिल्कुल गलत बात। CDK इसका फुल फॉर्म ही होता है साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। ऐसे काइनेजेस जो कि साइक्लिन के आने पर एक्टिवेट होते हैं वो डिपेंड हैं, तो ये तो गलत हो गया, वो एक्टिवेट होते हैं, इनएक्टिव नहीं होते। CDK इज प्रेजेंट थ्रू आउट द साइकिल्स, बिल्कुल सही। CDK तो हमेशा होता है, साइक्लिन का डिग्रेडेशन होता रहता है, समझ रहे हो? साइक्लिन डिग्रेड होता है, एस फेज में कुछ और है, G1 में कुछ और है, M में कुछ और है, लेकिन CDK कांस्टेंट रहता है, तो थ्रू आउट द सेल साइकिल रहता है। CDK इज एन एंजाइम दैट अटैच फॉस्फेट ग्रुप, बिल्कुल। CDK का फुल फॉर्म ये काइनेज, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। काइनेज का मतलब ये जो कि फॉस्फेट ग्रुप ऐड करे, तो ये सही है। तो BC ये थर्ड ऑप्शन। ना वंस द बोल रहा है क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंस द सेल पासेस द G1 चेक पॉइंट, बिल्कुल G1 चेक पॉइंट को पास करेगा तो S फेज में आ जाएगा। उसके बाद क्या होगा, तो हम जानते हैं S के बाद G2 फेज आता है, तो अब उसको G2 चेक पॉइंट को भी क्रॉस करना पड़ेगा। तो देखते हैं ऑप्शन में कहाँ पर है। फर्स्ट ऑप्शन बोला है सेल साइकिल इज कंप्लीटेड बाईपासिंग, वाई इट विल बाईपास, इट विल नॉट बाईपास एनीथिंग। बाईपास कहाँ से है भाई? कंप्लीशन ऑफ सेल साइकिल विल डिपेंड ऑन द G2 चेक पॉइंट, हाँ ये है, G2 चेक पॉइंट पर डिपेंड करेगा। उसको आगे बढ़ना है तो G2 के चेक पॉइंट तो पास करना पड़ेगा ना। फिर ये फोर्थ वाला बोल रहा था कि सेल बिल नेक्स्ट इंटर M फेज बाईपासिंग, वाई इट विल बाईपास, बाईपास क्यों करेगा भाई? सेल साइकिल बाईपास होगी क्या? फिर ये माइटोसिस से क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा, और ये मैंने अपने मतलब मेरा जो सीरीज़ है क्रोमेटिन, इसमें से ही 2-3 क्वेश्चन तो मैंने जो अपलोड कर रखी है एक सीरीज़ क्रोमोसोम के ऊपर, 7-8 वीडियो होंगी, मे भी 10 वीडियो होंगी, उनमें बहुत डिटेल में मैंने समझाया हुआ है। ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, व्हाट इज़ द साइट ऑफ अटैचमेंट ऑफ स्पिंडल फाइबर टू क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज ऑफ माइटोसिस। तो माइटोसिस में क्या होता है, ये जो क्रोमोसोम होता है, जो सिस्टर क्रोमेटिड है इसके, इसको सेपरेट करा जाता है स्पिंडल फाइबर से, तो इनके ऊपर होते हैं, ये लगा दिया मैंने काइनेटोकोर्स। काइनेटोकोर्स ये प्रोटीन की असेंबली होती है, इसी पर जुड़ा होता है हमारा स्पिंडल फाइबर, जो इससे दूर कर देता है। दूर करने के बाद एक यहाँ पर आ जाएगा क्रोमेटिड, एक यहाँ आ जाएगा, 2 अलग अलग सेल में बन जाएगा। तो इसका आंसर काइनेटोकोर्स ऑफ द क्रोमोसोम। इतना सिंपल क्वेश्चन। सो ये तुम्हारे गेट बी में थे, तो मैं कहूँगा कि गेट बी का ज़रूर दो, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन होते हैं और चॉइस होती है बहुत ज़्यादा। तो मैं तो बिना रिवीजन के मैं 10 दिन तक मैं 10 दिन तक मतलब कुछ नहीं पढ़ा था, क्योंकि मेरा CUT का अच्छा स्कोर हो गया था, तो मैंने गेट बी के लिए 10 दिन तक कुछ भी रिवाइज़ नहीं किया था, तब भी मेरा उसमें अच्छा हो गया और उसके बेसिस पे फिर मैंने एडमिशन लिया। तो इसको जल्दी करिए, शेयर करिए इस वीडियो को, एंड बताइए कि और किस यूनिट पे आपको चाहिए। तो ये तो आपका सेल बायोलॉजी ख़त्म हो गया, PYQ। ठीक है, थैंक यू। बताइए कमेंट में आप जो भी अच्छा लगा हो या जो समझ में ना आया हो।